बच्चों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो आपके घर पर विद्यालय का अनुभव मिल रहा है, आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। आइए देख लेते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। आज के एपिसोड में हम कक्षा 11 में गणित के पाठ सीक्वेंस एंड सीरीज को पढ़ेंगे। बायोलॉजी में फोटोसिंथेसिस पाठ को पढ़ेंगे। इसके बाद कक्षा 12 की पढ़ाई शुरू करते हुए हम गणित में इंटीग्रेशन यानी समाकलन पाठ को पढ़ेंगे और बायोलॉजी में इवोल्यूशन पाठ को पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप सभी को याद तो है ना कि आपको एपिसोड देखने के बाद क्या करना होता है। अपने किताब से पढ़ाई करनी होती है और किताब में दिए गए सभी सवालों को बनाना होता है। आज क्योंकि हम गणित की पढ़ाई कर रहे हैं तो ये चीज आपको करना और भी ज्यादा आवश्यक है। अब अपना कॉपी और कलम ले लीजिए बच्चों और हो जाइए तैयार। हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज हम उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण का चौथा भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रकाश श्वसन और प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। प्रकाश श्वसन वह प्रक्रिया जो C3 एवं C4 पौधों में महत्वपूर्ण अंतर करती है। प्रकाश श्वसन समझने के लिए हमें केल्विन पद के प्रथम चरण अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण से पहले चरण के विषय में कुछ अधिक जानकारी करनी होगी। ये वह अभिक्रिया है जहां RuBP कार्बन डाइऑक्साइड और से संयोजित कर 3-PGA के 2 अणुओं का गठन करता है और एक एंजाइम राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज यानी रुबिस्को के द्वारा उत्प्रेरित होता है। रुबिस्को नामक एंजाइम विश्व में सबसे ज्यादा प्रचुर है और इसका यह गुण है कि इसकी सक्रिय जगह कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन दोनों से बंधित हो सकती है, इसलिए इसे रुबिस्को कहते हैं। रुबिस्को में ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अधिक बंधुता है। ये अबंधुता प्रतियोगितात्मक है। ऑक्सीजन अथवा कार्बन डाइऑक्साइड इनमें से कौन आबंध होगा, ये उनकी सापेक्ष सांद्रता पर निर्भर करता है। C3 पौधों में कुछ ऑक्सीजन रुबिस्को से बंधित होता है, अतः कार्बन डाइऑक्साइड का यौगिकीकरण कम हो जाता है। यहाँ पर RuBP 3-PGA के अणुओं में परिवर्तित होने के बजाय ऑक्सीजन से संयोजित होकर चक्र में फॉस्फोग्लाइकोलेट का एक अणु बनाते हैं, जिसे प्रकाश श्वसन कहते हैं। प्रकाश श्वसन पथ में शर्करा और ATP का संश्लेषण नहीं होता, बल्कि इसमें ATP का उपयोग के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है। प्रकाश श्वसन पथ में ATP अथवा NADPH का संश्लेषण नहीं होता, अतः प्रकाश श्वसन एक निरर्थक प्रक्रिया है। C4 पौधों में प्रकाश श्वसन नहीं होता। इसका कारण यह है कि इनमें एक ऐसी प्रणाली होती है जो एंजाइम स्थल पर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ा देती है। ऐसा तब होता है जब पर्ण मध्योतक का C4 अम्ल पुल्लाछद में टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करता है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड की अंतरकोशिकीय सांद्रता बढ़ जाती है। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि रुबिस्को कार्बोक्सिलेज के रूप में कार्य करता है, जिससे इसकी ऑक्सीजनेज के रूप में कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। C4 पौधों में प्रकाश श्वसन नहीं होता। अब संभवतः आप समझ गए होंगे कि इन पौधों में उत्पादकता एवं उत्पादन क्यों अच्छा होता है। इसके अतिरिक्त ये पौधे उच्च ताप को भी सहन कर सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। प्रकाश संश्लेषण की दर पौधों एवं फसली पादपों के उत्पादन जानने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रकाश संश्लेषण कई कारकों से प्रभावित होता है, जो बाह्य तथा आंतरिक दोनों ही हो सकते हैं। पादप कारकों में संख्या, आकृति, आयु तथा पत्तियों का विन्यास, पर्ण मध्योतक कोशिकाएं तथा क्लोरोप्लास्ट आंतरिक, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता और क्लोरोफिल की मात्रा आदि है।
पादप अथवा आंतरिक कारक पौधों की वृद्धि तथा आनुवांशिक पूर्वानुकूलता पर निर्भर करते हैं। बाह्य कारक है सूर्य के प्रकाश, ताप, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता और जल। पादप की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ये सभी कारक एक समय में साथ साथ ही प्रभाव डालते हैं। यद्यपि बहुत सारे कारक परस्पर क्रिया करते हैं तथा साथ साथ प्रकाश संश्लेषण अथवा कार्बन डाइऑक्साइड के यौगिकीकरण को प्रभावित करते हैं, फिर भी प्राय इनमें से कोई भी एक कारक इसकी दर को प्रभावित अथवा सीमित करने का मुख्य कारण बन जाता है। अतः किसी भी समय पर उपानुकूलतम स्तर पर उपलब्ध कारक द्वारा प्रकाश संश्लेषण की दर का निर्धारण होगा। जब अनेक कारक किसी रासायनिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं तो ब्लैकमैन का लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स प्रभाव में आता है। इसके अनुसार यदि कोई रासायनिक प्रक्रिया एक से अधिक कारकों द्वारा प्रकाश की तीव्रता का प्रकाश संश्लेषण प्रभावित होती है तो इसकी दर का निर्धारण उस समीपस्थ के प्रति दर पर प्रभाव का ग्राफ कारक द्वारा होगा जो कि न्यूनतम मान वाला हो। अगर उस कारक की मात्रा बदल दी जाए तो कारक प्रक्रिया को सीधे प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए एक हरी पत्ती अधिकतम अनुकूल प्रकाश तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के बावजूद यदि ताप बहुत कम हो तो प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगी। इस पत्ती की प्रकाश संश्लेषण में तभी शुरू होगा यदि उसे इष्टतम ताप प्रदान किया जाए। प्रकाश जब हम प्रकाश को प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक के रूप में लेते हैं तो हम प्रकाश की गुणवत्ता, प्रकाश की तीव्रता तथा दीप्ति काल के बीच अंतर करने की आवश्यकता है। यहाँ कम प्रकाश तीव्रता पर आपतित प्रकाश तथा कार्बन डाइऑक्साइड की यौगिकरण की दर के बीच एक रेखीय संबंध है। उच्च प्रकाश तीव्रता होने पर इस दर में कोई वृद्धि नहीं होती, अन्य कारक सीमित हो जाते हैं। इसमें ध्यान देने वाली रोचक बात यह है कि प्रकाश संतृप्त पूर्ण प्रकाश के 10% पर होती है। छाया अथवा सघन जंगलों में उगने वाले पौधों को छोड़कर प्रकाश शायद ही प्रकृति के सीमाकारी कारक हो। एक सीमा के बाद आपतित प्रकाश क्लोरोफिल के विघटन का कारण होता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता। कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रमुख सीमाकारी कारक है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बहुत ही कम है, 0.03 और 0.04%। इसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में 0.05% तक वृद्धि के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की यौगिकरण दर में वृद्धि हो सकती है, लेकिन इससे अधिक की मात्रा में लंबे समय तक के लिए क्षतिकारक बन सकता है। C3 एवं C4 पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता भिन्न अनुक्रिया करते हैं। निम्न प्रकाश स्थितियों में दोनों में से कोई भी समूह उच्च कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता के प्रति अनुक्रिया नहीं करते हैं। उच्च प्रकाश तीव्रता में C3 तथा C4 दोनों ही तरह के पादपों में प्रकाश संश्लेषण की बड़ी दर अधिक हो जाती है। यहाँ पर ध्यान देने महत्वपूर्ण है कि C4 पौधों में लगभग 360 माइक्रोमोल प्रति लीटर में संतृप्त हो जाता है, जबकि C3 बढ़ी हुई CO2 सांद्रता पर अनुक्रिया करते हैं तथा संतृप्त केवल 450 माइक्रोमोल प्रति लीटर के बाद ही दिखती है। अतः उपलब्ध कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर C3 पादपों के लिए सीमाकारी है। C3 पौधे उच्चतर कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता में अनुक्रिया करते हैं और इससे प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप उत्पादन अधिक होता है और सिद्धांत का उपयोग ग्रीन हाउस फसलों जैसे टमाटर एवं बेल मिर्च में किया गया है। इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड के भरपूर वातावरण में बढ़ने का अवसर दिया जाता है ताकि उच्च पैदावार प्राप्त हो। ताप।
अप्रकाशीय अभिक्रियाएं एंजाइम पर निर्भर करता है, इसलिए ताप द्वारा नियंत्रित होता है। यद्यपि प्रकाश अभिक्रिया भी ताप संवेदी होती, लेकिन उस पर ताप का काफी कम प्रभाव होता है। C4 पौधे उच्च ताप पर अनुक्रिया करते हैं तथा उनमें प्रकाश संश्लेषण दर भी ऊंची होती है, जबकि C3 पौधों के लिए इष्टतम तापमान कम होता है। विभिन्न पौधों के प्रकाश संश्लेषण के लिए इष्टतम तापमान उनकी अनुकूलित आवास पर निर्भर करता है। उष्णकटिबंधीय पौधों के लिए इष्टतम ताप उच्च होता है। समशीतोष्ण जलवायु में उगने वाले पौधों के लिए अपेक्षाकृत कम ताप की आवश्यकता होती है। जल, यद्यपि प्रकाश अभिक्रिया में जल एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया अभिकारक है, तथापि कारक के रूप में जल का प्रभाव पूरे पादप पर पड़ता है, न कि सीधे प्रकाश संश्लेषण पर। जल तनाव रंध्र को बंद कर देता है, अतः कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता घट जाती है। इसके साथ ही जल तनाव से पत्तियां मुरझा जाती है, जिससे पत्ती का क्षेत्रफल कम हो जाता है और इसके साथ ही साथ उपचय क्रिया भी कम हो जाती है। इस वीडियो में हमने सीखा प्रकाश श्वसन और प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, और इसी तरह हमारा ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं गणित का आज का पाठ, जिसका नाम है अनुक्रम तथा श्रेणी। इसी को हम अंग्रेजी में सीक्वेंसेस एंड सीरीज के नाम से जानते हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। विशेष अनुक्रमों के n पदों का योगफल, यानी सम टू n टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज। तो चलिए बच्चों शुरू करेंगे। विशेष अनुक्रमों के n पदों का योगफल में सबसे पहले हम देखेंगे कि विशेष अनुक्रम होते क्या हैं। जैसे कि आपके सामने दे रखा है एक अनुक्रम 1 जमा 2 जमा 3 ऐसे ही करते हुए जमा n तक। ये क्या है? ये है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। आगे बढ़े तो हमने देखा एक और विशेष अनुक्रम 1 का वर्ग जमा 2 का वर्ग ऐसे ही करते हुए जमा करते हम चल रहे हैं n के वर्ग तक, यानी nवें पद तक। तो ये क्या है बच्चों? प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। आगे बढ़ा तो हमने देखा 1 का घन जमा 2 का घन ऐसे ही करते हुए nवें पद तक, यानी n का घन लिया गया है, जो है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। तो चलिए बच्चों आप अपनी प्रश्नावली में देख सकते हैं किताब खोलकर, उसमें ऐसे ही बहुत सारे विशेष अनुक्रम दे रखे हैं। उदाहरण में भी आपको देखने को मिलेंगे। सभी पर निरंतर अभ्यास करिएगा, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं इस पर आधारित एक उदाहरण। एक श्रेणी दी गई है 5 जमा 11 जमा 19 जमा 29 जमा 41, ऐसे ही आगे बढ़ता जा रहा है। इस श्रेणी के n पदों का हमें योगफल ज्ञात करना है। तो हल इसका हम देखेंगे। बच्चों योगफल जब हम ज्ञात करते हैं तो उसका हमें पता है क्या करना होता है, SN यानी n पदों का योग। तो हमने 5 जो उसका पहला पद है वहां से जमा करते हुए nवें पद यानी AN तक हम लेके गए। अब इसी को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 5 जमा 11 जमा 19 करते हुए AN तक, और उससे पहले हमने 2 पद लिखे AN-1 और AN-2। अब यदि मैं पहले में से दूसरे को घटा दूं तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? बाएं पक्ष में दोनों ही और SN है, तो SN में से SN जाएगा तो 0 हो जाएगा, और दाएं पक्ष में हमें मिलेगा 5 जमा 6 जमा 8 ऐसे करके n-1 पद तक, और उसपे से हम घटाएंगे हमारा nवां पद जो कि AN है। बच्चों इसको मैंने ब्रैकेट के अंदर क्यों लिखा है? कुछ खास आपको इसमें नजर आ रहा है? बिल्कुल बच्चों, क्यों? क्योंकि ये एक समांतर श्रेणी है। पहला है 6, दूसरा है 8, तीसरा है 10 और चौथा है 12। अब यदि मैं 12 से 10 घटाऊं तो मुझे प्राप्त होगा 2, 10 से 8 घटाऊं तो प्राप्त होता है 2, और 8 से 6 घटाऊं तो प्राप्त होता है 2। यानी एक ये समांतर श्रेणी है जिसका हम योगफल ले रहे हैं। अब देखिए बच्चों दाएं पक्ष में जो AN है उसके आगे ऋणात्मक चिन्ह है, उसको यदि मैं वाम पक्ष में ले आऊं तो हो जाएगा AN बराबर 5, और जो ब्रैकेट में दिया है बच्चों ये समांतर श्रेणी है, तो हम यहाँ एक सूत्र का उपयोग करेंगे। जानते हैं आप कौन सा सूत्र है? 2a प्लस n-1 इंटू d ब्रैकेट में होता है और बाहर गुना किया जाता है n/2 से।
वहाँ n होता है पदों की संख्या। यहाँ पदों की संख्या है n-1, तो हम n-1/2, क्योंकि पदों की संख्या n-1 है। और जो ब्रैकेट में है बच्चों, ये क्या है, 2a। a क्या है, प्रथम पद होता था, तो 2 गुना 6 12 जमा होता है n-1, पर यहाँ पदों की संख्या है n-1, तो n-1 उसमें से जब एक घटाएंगे तो होगा n-2, जिसका गुना करेंगे हम सार्व अंतर, जो कि 2 दिया गया है। आगे हल करने पे हमें प्राप्त होता है 5 जमा n-1 गुना n जमा 4, जिसको हल करूं तो मिलेगा n² + 3n+1। इस प्रकार Sn क्या हुआ बच्चों, समेशन k 1 से लेकर n तक a k, यहाँ पर k का मान 1 से लेकर आप n तक रख सकते हैं, तो हमको प्राप्त हुआ है k² + 3k+1। अब यदि मैं सब में अलग अलग से समेशन डालूं तो k = 1 to n k², ये क्या है बच्चों, ये है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। उसके लिए हमें सूत्र पहले से प्राप्त है, और k तक जो लेंगे बच्चों वो n हो जाएगा, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, और n तो आपको वो दे ही रखा है उधर। तो ये हुआ n × n+1 × 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। ये क्या है बच्चों, ये प्रथम प्राकृत जो n संख्याएं थी उनके वर्गों का योग है। आगे हल करके देखेंगे तो हमें प्राप्त होगा n गुना n जमा 2 गुना n जमा 4/3। और इसी के साथ बच्चों आज के इस अध्याय को मैं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको यह पाठ भली भांति समझ आया होगा। घर जाइए, प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों का निरंतर अभ्यास कीजिए। किसी भी प्रकार के संदेह और सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय समाकलन का भाग 9 पढ़ने वाले हैं। हमने हमारे पिछले वीडियो में पढ़ा था निश्चित समाकलन के बारे में। आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कलन की आधारभूत प्रमेय। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। दोस्तों, अभी तक हमने निश्चित समाकलन ज्ञात करना सीखा था योगों की सीमा के रूप में। अब हम कलन की आधारभूत प्रमेय के द्वारा सीखेंगे कि किस प्रकार से हम निश्चित समाकलन का मान ज्ञात करते हैं। तो आइए देखते हैं उन प्रमेय को। हमारा सबसे पहला प्रमेय है जिसे हम समाकलन गणित की प्रथम आधारभूत प्रमेय कहते हैं, वो है मान लीजिए कि बंद अंतराल AB पर f एक संतत फलन है और ax क्षेत्रफल फलन है, तब सभी x जो कि होंगे बंद अंतराल AB के लिए हमारा जो a अवकलज x होगा वो बराबर होगा fx के। यानी कि बंद अंतराल AB में हमारा जो ax का क्षेत्रफल होगा वो हमें प्राप्त होगा हमारे फलन fx का अवकलज ज्ञात करके। तो दोस्तों, यही है हमारे समाकलन गणित की प्रथम आधारभूत प्रमेय। चलिए अब हम देखते हैं समाकलन गणित की द्वितीय आधारभूत प्रमेय, जो कि है मान लीजिए कि बंद अंतराल AB पर f एक संतत फलन है और f का प्रति अवकलज बड़ा F है। समाकलन fx dx जहां x बराबर होगा a से लेकर b तक बराबर होगा प्रति अवकलज बड़ा F, जहां उसकी सीमा हो जाएगी a से लेकर b तक, अर्थात जो कि बराबर हो जाएगा फलन b के मान घटा फलन a के मान को हल करके हमें प्राप्त होगा।
तो दोस्तों ये जो हमारा प्रमेय है, इसमें हमें सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि हमारा जो फलन है क्या वो संतत है। अगर हमारा फलन संतत है तो हम उसका प्रति अवकलज ज्ञात करेंगे और प्रति अवकलज ज्ञात करने के बाद हमारे दिए गए समाकलन की ऊपरी और निम्न सीमा के मान को प्रतिस्थापित करके उनका अंतर ज्ञात करेंगे और उनका अंतर ही हमें प्राप्त हो जाएगा दिए गए फलन का समाकलन के रूप में। तो दोस्तों ये है हमारे समाकलन गणित की द्वितीय आधारभूत प्रमेय। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की ओर, जिसमें हम इन दोनों आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करेंगे और सीखेंगे कि किस तरह से हम निश्चित समाकलन का मान ज्ञात करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है समाकलन x की घात 2 dx, जहां x बराबर होगा 2 से लेकर 3 तक का मान ज्ञात करना। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए हम अगर हमारे दिए गए प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमें सबसे पहले ज्ञात करना होगा हमारे दिए गए फलन का प्रति अवकलज। तो दोस्तों यहाँ पर हमने मान लिया है I बराबर समाकलन x की घात 2 dx, जो कि हमारा समाकल्य था। इसका जब हम प्रति अवकलज ज्ञात करेंगे दोस्तों तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा x की घात 3/3। ये हमारे दिए गए समाकल्य का प्रति अवकलज है, जो कि हो जाएगा हमारा बड़ा fx। अब द्वितीय आधारभूत प्रमेय के द्वारा हम यहाँ पर लिख सकते हैं I बराबर f3 घटा f2। f3 जो है दोस्तों वो है हमारे दिए गए समाकलन की ऊपरी सीमा और f2 जो है वो है हमारे दिए गए समाकलन की निम्न सीमा, जिनका जब हम अंतर ज्ञात करेंगे तो हमें हमारे दिए गए समाकलन का मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हमारे प्राप्त किए गए समाकलन में 3 और 2 का मान प्रतिस्थापित करते हैं और फिर उनका अंतर ज्ञात करते हैं। जब हम इनका मान प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 3 की घात 3/3 घटा 2 की घात 3/3, जिसे हम हल करेंगे दोस्तों तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा 27/3 घटा 8/3, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा 19/3। तो दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार से हम निश्चित समाकलन का मान प्राप्त करते हैं हमारे आधारभूत प्रमेय के द्वारा, जो कि कम समय में हमें आसानी से मान प्राप्त हो जाता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है समाकलन ज्ञात करना वर्गमूल x/30 घटा x की घात 3/2 पूरे की घात 2 dx, जहाँ x होगा हमारा 4 से लेकर 9 तक। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को भी हल करने के लिए हमारा जो सबसे पहला कार्य होगा वो होगा कि समाकल्य का प्रति अवकलज ज्ञात करना। तो आइए देखते हैं कि हम हमारे इस दिए गए प्रश्न का प्रति अवकलज कैसे ज्ञात करेंगे। दोस्तों इस प्रश्न का प्रति अवकलज ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ मानना पड़ेगा। आइए देखते हैं। यहाँ पर हम 30 घटा x की घात 3/2 को मान लेंगे कि वो t के बराबर है। इसके बाद यहाँ से हमें इसका अवकलज प्राप्त हो जाएगा घटा 3/2 वर्गमूल x dx बराबर dt। यहाँ से हमें वर्गमूल x dx प्राप्त हो जाएगा घटा 2/3 dt। इसके बाद दोस्तों प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हम यहाँ पर इसका प्रति अवकलज ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमें ये प्राप्त हो जाएगा समाकलन घटा 2/3 बटे t की घात 2 dt, जिसे हम हल करेंगे तो हमें यहाँ से ये प्राप्त हो जाएगा घटा 2/3 समाकलन dt बटे t की घात 2। यहाँ से हम जब इसका समाकलन ज्ञात करेंगे दोस्तों तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा घटा 2/3 गुने घटा 1/t, अर्थात 2/3 गुने 1/t। जब हम t के मान को प्रतिस्थापित करेंगे इसमें तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा 2/3 गुने 1/30 घटा x की घात 3/2। चलिए दोस्तों अब हमने यहाँ पर प्रति अवकलज ज्ञात कर लिया है। प्रति अवकलज ज्ञात करने के बाद दोस्तों ये हो जाएगा हमारा fx। इसके बाद जैसा कि आप सब जानते हैं द्वितीय अवकलज के द्वारा हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा I बराबर f9 घटा f4। यहाँ से दोस्तों जब हम हमारे प्राप्त किए गए फलन में x के जगह पर 9 प्रतिस्थापित करेंगे और फिर उसे घटाएंगे हमारे प्राप्त किए गए फलन में x के जगह पर 4 प्रतिस्थापित करके, तो दोस्तों यहाँ से हमें ये प्राप्त हो जाएगा
2/3 गुने 1/30 घटा 9 की घात 3/2 घटा 2/3 गुने 1/30 घटा 4 की घात 3/2, जिसे हम हल करेंगे दोस्तों तो यहाँ से हमें ये प्राप्त हो जाएगा 2/3 गुने 1/30 घटा 3 की घात 2 गुने 3/2 घटा 2/3 गुने 1/30 घटा 2 की घात 2 गुने 3/2। यहाँ पर 9 और 4 को हमने लिखा है 3 की घात 2 तथा 2 की घात 2। यहाँ से दोस्तों हमें ये प्राप्त हो जाएगा 2/3 गुने 1/30 घटा 27 घटा 1/30 घटा 8, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा 2/3 गुने 1/3 घटा 1/22, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा 19/99। तो दोस्तों इस प्रकार से हम प्रश्नों को हल करते हैं, चाहे वो कितने भी बड़े हो, और अभी तक आपने जितनी विधियां सीखी है उन सबका प्रयोग करके भी हम प्रश्नों को हल करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है समाकलन ज्ञात करना साइन की घात 3 2t गुने कॉस 2t dt, जहां हमारा t होगा 0 से लेकर π/4 तक। आइए देखते हैं कि इस तरह के प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए भी हम सबसे पहले इसका प्रति अवकलज ज्ञात करेंगे। प्रति अवकलज ज्ञात करने के लिए दोस्तों यहाँ पर हमें प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन विधि का प्रयोग करना होगा, जहाँ पर हम मान लेंगे कि हमारा जो साइन 2t है वो बराबर है u के। जब हम इसका अवकलज ज्ञात करेंगे तो हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 2 गुने कॉस 2t dt बराबर du। यहाँ से दोस्तों हमें प्राप्त हो जाएगा cos 2t dt बराबर 1/2 du। जब हम इसका मान प्रतिस्थापित करेंगे हमारे दिए गए प्रश्न में तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा समाकलन 1/2 गुने u की घात 3 du। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा दोस्तों 1/2 गुने समाकलन u की घात 3 du, जिसका कि जब हम समाकलन ज्ञात करेंगे तो हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 1/2 गुने u की घात 4/4, जहाँ पर अब हम u के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो यहाँ से हमें यह प्राप्त हो जाएगा 1/8 गुने साइन की घात 4 2t। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारे दिए गए समाकल्य का प्रति अवकलज, जिसे हम यहाँ पर प्रतिस्थापित करते हैं fx से। चलिए अब हम द्वितीय आधारभूत प्रमेय के द्वारा यहाँ से हम लिख सकते हैं कि हमारा जो समाकल्य है वो बराबर होगा f π/4 घटा f शून्य के। चलिए अब हम हमारे प्राप्त किए गए प्रति अवकलज में t के जगह पर π/4 प्रतिस्थापित करते हैं और फिर उसे घटाते हैं हमारे प्राप्त किए गए प्रति अवकलज में t की जगह पर 0 प्रतिस्थापित करके। जब हम इनके मान को प्रतिस्थापित करेंगे दोस्तों तो यहाँ से हमें ये प्राप्त हो जाएगा 1/8 गुने साइन की घात 4 2 गुने π/4 घटा साइन की घात 4 गुने 2 गुने 0, जिसे हम प्रायः हल करेंगे दोस्तों तो यहाँ से हमें ये प्राप्त हो जाएगा 1/8 गुने साइन की घात 4 π/2 घटा साइन की घात 4 0, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा 1/8। तो दोस्तों हमारे इस दिए गए समाकलन का मान जो हमें प्राप्त हुआ है वो है 1/8। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से हम कलन की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके निश्चित समाकलन का मान ज्ञात करते हैं। इस तरह के और भी प्रश्न आपको आपकी NCERT पुस्तक में मिल जाएंगे, जिन्हें आप जरूर हल करें। और दोस्तों समाकलन पर आधारित आप जितने भी प्रश्नों को हल करेंगे उतने ही अच्छी तरह से आपको समाकलन समझ आते जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सीखा कलन की आधारभूत प्रमेय। हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे प्रतिस्थापन द्वारा निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात करना। धन्यवाद।
हेलो दोस्तों, आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है विकास। इस वीडियो में हम कुछ विषय बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, तो आइए उनको जान लेते हैं। सबसे पहले हम विकास को समझेंगे कि विकास होता क्या है। फिर हम बात करेंगे कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, इसमें कुछ सिद्धांत होंगे जिन पर हम चर्चा करेंगे। और आखिरी में हम जीवन स्वरूप का विकास, एक सिद्धांत, इस वाले सिद्धांत के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए विकास से शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी ने ये शब्द विकास को कहीं ना कहीं सुना ही होगा। आइए देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। विकास, जिसे हम अंग्रेजी में एवोल्यूशन कहते हैं, जैविक आबादी के आनुवंशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन को कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। और दोस्तों, विकासीय जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीव रूपों के इतिहास का अध्ययन है। ये बात भी आप सभी दोस्तों को याद रखनी है। अब दोस्तों, विकास को अच्छे से समझने के लिए हम जीवन की उत्पत्ति पर थोड़ी चर्चा करेंगे कि जीवन की उत्पत्ति आखिरकार इस पृथ्वी पर हुई कैसे। पूरी तरह तो ये कोई भी नहीं जानता है कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई होगी और उस समय पर क्या परिस्थितियां रही होगी इस पृथ्वी पर? तो इन्हीं सारी बातों को हम इस चीज में पढ़ेंगे। तो इसके कुछ सिद्धांत या कह सकते हैं परिकल्पना है कि कैसे जीवन की उत्पत्ति हुई होगी और ये ब्रह्मांड कैसे अस्तित्व में आया होगा। इनमें से एक सिद्धांत है द बिग बैंग थ्योरी, और ये बताती है कि ब्रह्मांड कैसे बना। ये कहती है कि एक अकेली वस्तु थी जिसमें कि धमाका हुआ। ये विस्फोट बहुत ही शक्तिशाली था। यह एक अनूठी कल्पना से परे महाविस्फोट का भौतिक रूप है। फिर इसके फलस्वरूप ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, तापमान में कमी आई और कुछ समय बाद हाइड्रोजन और हीलियम गैसें बनी। ये गैसें गुरुत्वाकर्षण के कारण संघनीभूत हुई और वर्तमान ब्रह्मांड की आकाश गंगाओं का गठन हुआ, जैसे कि हमारी आकाश गंगा मिल्की वे। और फिर हमारा सौर मंडल बना और सौर मंडल में कई सारे ग्रह बने, जिसमें कि पृथ्वी भी हमारा ग्रह शामिल है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी 4.5 अरब साल पहले बनी थी, मगर शुरुआती समय में ये पृथ्वी रहने योग्य नहीं थी। तो जीव रूपों को इधर बसने के लिए पृथ्वी के पर्यावरण को एकदम सही होना था, जिसमें कि कई सारी प्रक्रियाएं हुई, जैसे कि जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें होती है, उन्होंने पानी को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विखंडित कर दिया और धीरे धीरे करके हमारा वायुमंडल बना और उसमें ओजोन लेयर भी हमारी बनी। और ऐसी ही प्रक्रियाओं की वजह से पृथ्वी रहने योग्य हुई और आज हम जानते ही हैं कि हमारी पृथ्वी कैसी दिखती है और इसमें कितने विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। अब दोस्तों, एक और सिद्धांत है जिसे हम कहते हैं पैनस्पर्मिया। ये परिकल्पना कहती है कि जीवन पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है और ये पृथ्वी पर अंतरिक्ष से आया था और जीवन मेटेरॉइड्स वगैरह की वजह से फैला था, जो कि शायद सूक्ष्म जीवों के साथ थी। और इस सिद्धांत पर आज भी कुछ खगोल वैज्ञानिक भरोसा करते हैं। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को समझते हैं। दोस्तों, पहले के समय में माना जाता था कि अगर हम कुछ खाने की चीजों को बाहर छोड़ देते हैं तो जीव अस्तित्व में आ जाते थे। सिर्फ यूं ही वो अस्तित्व में आ जाते थे। फिर कुछ प्रयोगों से इस सिद्धांत को अस्वीकार किया गया। इन्हीं प्रयोगों में से लुईस पाश्चर का एक प्रयोग था, जिससे कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी को ठुकराया गया और इन्होंने बताया कि जीवन पहले मौजूद जीवन से ही आ सकता है। मगर दोस्तों, इन सब बातों से भी हमें यह नहीं पता चलता है कि आखिरकार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो इसका जवाब ढूंढते हुए आइए
थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन को समझ लेते हैं। अब दोस्तों इस थ्योरी को AI ओपेरेन और JBS हाल्डेन ने प्रस्तावित किया था। इन्होंने सरल तरीके से कहा था कि शुरुआती पृथ्वी का समुद्र एक मौलिक सूप की तरह था, जहां पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं की वजह से ऑर्गेनिक अणु बने और ये ऑर्गेनिक अणु इनऑर्गेनिक अणुओं से बने थे और इनसे ही जीवित कोशिकाएं बनी होंगी, जो कि जीवन की शुरुआत थी। अब दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न मेरे मन में उठता है कि किस वजह से ये रासायनिक क्रियाएं हुई होंगी। तो आइए अब इसको जानते हैं। ओपेरिन और हाल्डेन ने प्रस्तावित किया कि इन प्रतिक्रियाओं को ऊर्जा और उत्तेजना दोनों प्रदान की गई थी, जैसे कि प्रारंभिक पृथ्वी पर मौजूद परिस्थितियां जो कि थी उच्च तापमान, ज्वालामुखी विस्फोट और मीथेन, अमोनिया आदि युक्त रिड्यूसिंग वातावरण। तो इन सभी परिस्थितियों की वजह से ये सारी चीजें हुई होंगी, जिससे कि जो इनऑर्गेनिक अणु थे वो ऑर्गेनिक अणु में बदले और जिनसे बाद में कोशिकाएं बनी। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और मिलर का प्रयोग, इसको हम समझ लेते हैं। इस प्रयोग ने थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन का सपोर्ट किया था। तो आइए देख लेते हैं कि इसमें आखिरकार हुआ क्या था। तो इस प्रयोग को स्टैनली मिलर और हैरोल्ड यूरी ने किया था और इस प्रयोग को इस वजह से हम मिलर यूरी का प्रयोग भी कहते हैं। और इन दोनों ने इस प्रयोग में शुरुआती पृथ्वी के वायुमंडल की नकल की थी। उन्होंने इसको बनाया था। तो देख लेते हैं कि इन्होंने पूरी तरह इस प्रयोग में क्या किया था। तो इन्होंने एक उपकरण बनाया था जो कि प्राचीन जल चक्र के अनुसार चलता था। इन्होंने इस मॉडल में पानी डाला जो कि प्राचीन समुद्र की नकल करेगा। फिर इसको इन्होंने उबाला जो कि वाष्पीकरण की नकल करेगा। वायुमंडलीय गैसों के लिए इन्होंने मीथेन, हाइड्रोजन और अमोनिया लिया। ये गैसें शुरुआती पृथ्वी पर मौजूद थी। एक कंडेंसर भी इन्होंने लगाया ताकि वायुमंडल को ठंडा रखा जा सके। इससे पानी की अणु तरल पानी की बूंदों में बदलने लगे जो कि मॉडल के समुद्र में गिर रहे थे, जैसे कि बारिश के समय होता है। और पहले वाली पृथ्वी के पास कई सारे ऊर्जा के स्रोत भी होंगे, जैसे कि सूर्य की किरणें, भूतापीय ऊर्जा और आकाशीय बिजली। तो इन्होंने मॉडल के वायुमंडल में स्पार्क्स डाले जो कि आकाशीय बिजली की नकल करेगा। और फिर इन्होंने थोड़े समय के लिए इस प्रयोग को चलाया। लगभग एक हफ्ते के लिए इन्होंने चलाया इसको और इन्होंने फिर देखा कि जो मॉडल का समुद्र था वो भूरे काले रंग का हो गया था। विश्लेषण के बाद पता चला कि कुछ प्रतिक्रियाओं की वजह से जटिल अणु बने। इन जटिल अणुओं में से अमीनो अम्ल भी थे जो कि हम एक समय में सोचते थे कि यह जीवित व्यक्ति के अंदर ही बन सकते हैं। और दोस्तों शुगर, लिपिड और अमीनो अम्ल मेटेरॉइड्स पर भी मिले हैं, जिससे कि ये साफ होता है कि जीव रूपों के अणु प्राचीन सौरमंडल में कई जगह पर बने होंगे और शायद अभी भी दूसरी आकाश गंगाओं में बन रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं मिलर का ये प्रयोग थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन को समर्थन दे रहा है, कहीं ना कहीं ये उसको सपोर्ट कर रहा है। आइए दोस्तों हम इस वीडियो के अगले विषय बिंदु को हम समझ लेते हैं जो कि है जीवन स्वरूप का विकास, एक सिद्धांत। ये सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के अवलोकनों पर आधारित थे जो कि इन्होंने HMS बीगल नामक विश्व समुद्री जहाज यात्रा के दौरान बनाए थे। इन्होंने कहा कि जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वे पौधे हों या वो प्राणी हों, सभी के पास अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। ये विशेषताएं जैसे कि जीव की आकार की, उसका व्यवहार आदि होता है। जैसे कि हम मानवों के पास 4 लिम्स होते हैं, 2 हाथ और 2 पैर, इसलिए हमें टेट्रापोड्स कहा जाता है और ये विशेषता दूसरे जीवों में भी मौजूद है। तो चार्ल्स डार्विन ने देखा कि अलग दिखने वाले और अलग तरह से व्यवहार करने वाले जीव आपस में कुछ समानताएं भी साझा करते हैं,
और कुछ विशेषताएं तो विलुप्त जीव भी आपस में साझा करते हैं। चार्ल्स डार्विन ने निष्कर्ष निकाला कि विद्यमान सजीव कमोवेश आपस में तो समानताएं रखते हैं, बल्कि उन जीव रूपों से भी समानता रखते हैं जो करोड़ों वर्ष पूर्व के समय विद्यमान थी और इनके साझे पूर्वज थे। आइए दोस्तों, हम प्राकृतिक वर्ण की अवधारणा को समझ लेते हैं। इस पर ही यह सिद्धांत आधारित है। अब प्राकृतिक वर्ण होता क्या है, इसको हम देख लेते हैं। वे विशेषताएं जो कुछ जीवों को एक ही वातावरण में दूसरों की तुलना में बेहतर जीवित रहने में सक्षम बनाती हैं, उन्हें प्रकृति द्वारा चुना जाता है। यही प्राकृतिक वर्ण है। और दोस्तों, प्राकृतिक वर्ण ही विकास का कारण होता है। इसकी वजह से ही विकास होता है। इस सिद्धांत में ऐसा बोला गया है। आइए दोस्तों, इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए यह एक पेट्री प्लेट है और इसमें मैंने ए प्रकार का मीडिया डाला और फिर इसमें मैंने जीवाणुओं का विकास करवाया, उनको मैंने ग्रो करवाया, जो कि संख्या में 20 जीवाणु उत्पन्न हुए इस पेट्री प्लेट में। और फिर मैंने दूसरी पेट्री प्लेट ली और इसमें बी प्रकार का मीडिया डाला और फिर मैंने इस ए पेट्री प्लेट में से 20 जीवाणुओं को बी वाले मीडिया में डाल दिया और फिर इसमें देखा मैंने, इसमें भी विकास हुआ इनका। और फिर देखा तो यहाँ पर सिर्फ 5 जीवाणु ही उत्पन्न हुए। 20 में से केवल 5 जीवाणु उत्पन्न होते हैं यहाँ पर। तो इस बात से हम कह सकते हैं कि उन 5 बैक्टीरिया यानी कि उन 5 जीवाणुओं का चयन मीडिया के एनवायरनमेंट की वजह से हुआ और 20 जीवाणु में से केवल 5 ही सरवाइव कर पाए इस प्रकार के बी प्रकार के मीडियम में। और वो ऐसा क्यों कर पाए? क्योंकि 5 ही जीवाणुओं के पास कहीं ना कहीं योग्यता थी इस टाइप के मीडिया में ग्रो करने की। तो प्राकृतिक वर्ण कुछ इस तरह से काम करता है। और फिर उसी समय पर एक और शख्स था जिसका नाम था एल्फ्रेड वॉलेस। इन्होंने भी प्राकृतिक वर्ण के बारे में डार्विन जैसे ही इनके विचार थे। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं प्राकृतिक वर्ण के बारे में? जीवित प्राणी संसाधनों पर प्रतिस्पर्धा करते हैं और दिए गए वातावरण में सबसे उपयुक्त जो प्राणी होगा वो ज्यादा अच्छे से सरवाइव कर पाएगा, यानी कि वो ज्यादा अच्छे से जीवित रह पाएगा। इस वीडियो में दोस्तों हमने जाना कि विकास क्या होता है, इसके बारे में हमने चर्चा करी और हमने जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, इसमें हमने कुछ सिद्धांतों को पढ़ा और फिर हमने आखिरी में जीवन स्वरूप का विकास एक सिद्धांत, इस पर भी हमने चर्चा करी जिसमें कि हमने प्राकृतिक वर्ण के बारे में पढ़ा। और दोस्तों, मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब के ये 3 विषय बिंदुओं को खत्म कर लिया है। आप इसको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम विकास के प्रमाण क्या है इनको हम समझेंगे और हम अनुकूली विकिरण क्या है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद। शीला, ऊंची कूद। मयूरी, लंबी कूद। सुनीता, लंगड़ी टांग। और रीटा, 100 मीटर दौड़। चलो बच्चों,
अरे रीता, चल। क्या हुआ? घर नहीं जाना? ये देख। मैं मर तो नहीं जाऊंगी ना? ओह, अरे बुद्धू, ऐसे कैसे मर जाओगी? मैं हूं ना। बस इतनी सी बात और इतना बड़ा मुंह फुला लिया। ये तो मेरे साथ भी होता है और इसके साथ भी। चल, रास्ते में सब समझा। अरे रुको 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 रुको, एक पहेली सुलझाओगी? तो कैसी सहेली है यार, इस हालत में भी पहेली? हाँ यार रुखसार, कैसी सहेली है तू? तू तो चुप ही कर। हाँ रीटा, जो तेरे साथ अभी हुआ कुछ समझ आया? नहीं तो हुई ना ये भी एक पहेली। देख, तू मेरी पहेली सुलझा तो तुझे ये पहेली भी समझ आ जाएगी। देखो, कैसा ये रिश्तेदार जो हर महीने आता, इसके स्वागत में हुलिया बदल जाता, जो इसे सुलझाएगी पहेली की सहेली कहलाएगी कहलाएगी। मेरे मामा हो सकते हैं। अरे नहीं नहीं, मेरे मौसा। नहीं, फिर कौन? चलो तुम्हें ना तुम्हारी आंगनवाड़ी भाभी ही समझाएगी। हाँ चलो जल्दी। भाभी, इतना भी भाव मत खाओ ना, बताओ ना। अरे खीर थोड़ी है जो फटक से परोस दूं। अच्छा चलो, मैं अभी एक कहानी सुनाती हूँ, पहेली समझ जाओगी। तुम जैसी ही एक लड़की थी जिसका नाम था मालती। मालती रोज अपनी सहेलियों के साथ स्कूल जाती और हंसते खेलते घर वापस आती। एक दिन जब वह घर से बाहर ही नहीं निकली, तब माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटी? सिसकी लेते हुए मालती ने अपनी कुर्ती पर लगा लाल धब्बा दिखाया। माँ ने समझाया, अरे इसे कहते हैं महीना। ये वो रिश्तेदार है जो हर महीने आता और इसके पहले ही स्वागत में हुलिया बदल जाता। फिर मालती की माँ ने उसके हाथ में आईना थमाया और बोली, देख, चेहरे पर ये मुहासे, बढ़ती छाती, बगल की बाल और तेज बढ़ता कद। ऐसे बदल जाता है हुलिया? बाहरी बदलाव के साथ साथ शरीर में कुछ अंदरूनी बदलाव भी होते हैं। अंदर भी? समझाती हूँ। जन्म से ही हर लड़के के पेट के नीचे वाले भाग में अंदर की तरफ कुछ अंग होते हैं जिन्हें स्त्री प्रजनन अंग कहते हैं। इनमें से 2 अंग थैलियों जैसे होते हैं जिन्हें अंडाशय बोलते हैं। ये अंडाशय लाखों छोटे छोटे अंडों से भरे होते हैं। जब लड़की 9 से 10, 11 से 12 या 13 से 14 साल की हो जाती है ना, तब इन अंडों को घूमने का मन करता है। हर महीने एक अंडा किसी एक थैली में से निकलता है और एक अंडवाहिनी से होकर पहुंच जाता है बच्चेदानी यानी गर्भाशय तक। अच्छा सुनो, बच्चेदानी वो अंग है जिसमें गर्भ धारण होने पर बच्चा पलता है। बच्चेदानी के अंदर एक मोटी गुदगुदी परत बन जाती है ताकि अगर बच्चा ठहर जाए तो इस गुदगुदी परत में सुरक्षित रहे। यदि अंडाशय से निकलने के 2 दिन के अंदर अंडे का मिलन पुरुष के शुक्राणु से हो जाए तो गर्भ धारण हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता नहीं है। भाभी, क्योंकि मैं छोटी हूँ और स्कूल जाती हूँ, है ना? बिल्कुल सही, क्योंकि अंडे का मिलन पुरुष के शुक्राणु से नहीं होता, वो निकल जाता है और बच्चेदानी को परत की जरूरत नहीं रहती। इसीलिए ये खून की परत धीरे धीरे टूट के गिरने लगती है और बाहर निकल आती है। इसी प्रक्रिया को महीना कहते हैं। ओह, तो जो हर महीने निकलता है वो खून की परत है? और ये प्रक्रिया अलग अलग लड़कियों में 3 से लेके 7 दिन तक चल सकती है। देखो, ये महीना है और ये हर महीने आएगा और ये बिल्कुल आम सी बात है। बाप रे बाप, अब जाके जान में जान आई। मैंने तो सोचा था कि मैं मरने वाली हूँ। चलो, मरना तो कैंसिल, पर मैं दौड़ तो पाऊंगी ना? बिल्कुल। हवाओं में शोर है ये
चर्चा, रोर है तेरे पंख है तैयार, ना रुकती तेरी अब रफ्तार, हौसलों में आ गई जा, तेरी ही जीत का है ये फरमान। ऐसी उड़ान लगा, पंछियों से आँख मिला, ऐसी उड़ान लगा, पंछियों से आँख मिला, पहेली की सहेली है तू, पहेली की सहेली, अरे पहेली की सहेली है तू, ये एक और पहेली, मैं सुलझाऊंगी, नहीं मैं सुलझाऊंगी, मैं नहीं सुलझाऊंगी, अरे अरे क्या गोरी, अरे खींचो मत। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक पाठ के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।